हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हम इस पिछले जो लेक्चर जो हमारा था उसके कंटिन्यूएशन में हम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसके समर्थन में दिए गए साक्ष्य और उसके विपक्ष में दिए गए साक्ष्य के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योग्राफी जुनून में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हम पढ़ रहे थे अल्फ्रेड वेगनर महोदय की, इनके समर्थन में इन्होंने देखिए जो बताया, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कैसे पेंजिया का विखंडन हुआ, कैसे हमारे पर्वत बने, कैसे हमारे जो आर्क जो हैं वो बने, कौन कौन से बल जिम्मेदार थे। ठीक है, इन सब के रेस्पॉन्सिबल फोर्सेस के और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के, इनके सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए हम बात करते हैं कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया तो इसके समर्थन में आज हमें क्या क्या ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकें कि इनका सिद्धांत सही था। तो समर्थन में दिया गया पहला साक्ष्य, इसे बोलते हैं साम्य स्थापना। क्या? साम्य स्थापन। साम्य स्थापन यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट क्या है? देखिए हम अगर विश्व के आज एटलस में हम विश्व के नक्शे को देखें तो हमें दिखाई देगा कि कुछ जगह महाद्वीप और जो हमारे आज के जो महाद्वीप हैं उनमें कुछ संरचनाएं उनकी ऐसी बनी हुई है कि अगर उनको हम कंपाइल करें, एक जगह लाएं तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक संरचना दूसरे में फिट हो जाती है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का। जब अफ्रीका के तट को और दक्षिण अमेरिका के और अफ्रीका के तट को देखें तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे क्या है? यहां गिनी की खाड़ी है। क्या है? गिनी की खाड़ी। ठीक है, गिनी की खाड़ी जो है, गल्फ ऑफ गिनिया जो है, उसमें हम देखें तो ये जो हमारा ब्राजील है, इस ब्राजील का जो उभार है यह पूरी तरह फिट होता हुआ लगता है अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो पहला हमें यह साक्ष्य दिखता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये हमारा क्या है? ग्रीनलैंड है। इस ग्रीनलैंड को हम देखें तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये बैफिन जो खाड़ी है, जो हमारे बैफिन बे है, बैफिन की जो खाड़ी है इसमें फिट हो सकता है। ये बैफिन की खाड़ी है, ये बैफिन खाड़ी है, ग्रीनलैंड है, इसमें फिट होता लगता है। हम यूरोप के पश्चिमी तटों को देखें और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को देखें तो दोनों में साम्य स्थापन लगता है। ऐसा लगता है कि ये पार्ट हमारा जो यूरोप का जो है हमारा, जिसमें हमारे क्या है, जिसमें हमारे यहां से हम देखें नीदरलैंड वगैरह का जिसका जो पार्ट है वो क्या, देखिए यूरोप का जो ये पार्ट है ये यहां पे फिट होता हुआ नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी कि यूरोप का तट देखो आप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का तट देखो, आपको ऐसा लगेगा कि जो अटलांटिक जो हमारा महासागर है इसके पश्चिमी तट पे और इसके पूर्वी तट पे स्थित जो महाद्वीप हैं वो कभी एक जगह साथ साथ फिट थे। और ऐसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि देखिए ट्रायसिक में कैसे फिट हो रखे हैं। ये हमारा दक्षिण अमेरिका पूरा अफ्रीका में फिट हो रखा है और ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका है वो पूरा यूरोप के साथ फिट हो रखा है। तो ऐसे इनमें साम्य स्थापना दिखाई देती है। इससे आगे हम देखें और तो कहां हमें और साम्य स्थापन दिखता है? देखिए ये हमारा केनिया का तट है, तंजानिया केनिया का जो तट है हमारा, केनिया और इरिट्रिया का जो तट है, इस इरिट्रिया और केनिया के तट को हम देखें तो ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान का तट जो है वो यहाँ पे पूरी तरह फिट हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताए? पहला एग्जाम्पल बताया मैंने अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में गिनी तट और ब्राजील उभार का। दूसरा ग्रीनलैंड और बैफिन की खाड़ी का। यूरोप के पूर्वी पश्चिमी तट और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट का। अटलांटिक के मतलब दोनों तरफ के जो भाग हैं इनका बताया हमने। इंडिया और किसका बताया हमने कि इरिट्रिया और क्या है? केन्या। केन्या और इरिट्रिया के तट और भारत का तट। मेडागास्कर देखें तो मेडागास्कर भी इंडिया से जुड़ा हुआ है, यहां पे फिट होता हुआ लगता है। तो इससे साबित होता है कि कभी हमारे जो महाद्वीप हैं वो एक जगह अवस्थित रहे होंगे। और ये हमें पिछले साक्ष्य, जो इन साक्ष्य दम पे ही हमने ये जो है इन्हीं के बेसिस पे ये बनाए हैं। ठीक है, तो ये होता है जिगसॉ फिट या साम्य स्थापन। साम्य स्थापन के बाद जो दूसरा हमारा जो इन्होंने दिया वो दिया भूवैज्ञानिक समानता। भूवैज्ञानिक समानता या बोल सकते हैं हम संरचनात्मक समानता भी। भूवैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिकल
जियोलॉजिकल इसमें सिमिलैरिटीज थी। जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी कैसे थी ये देखिए। देखिए जो हमारे पेंजिया का जब हमारा निर्माण हो रहा था, ठीक है, जब पेंजिया बन रहा था, गोंडवाना लॉरेंशिया एक जगह पास थे, तब हमारे आप जो है कैलिडोनियन, हर्सिनियन, ये देखिए ये जो हमारे हैं कैलिडोनियन माउंटेन्स हैं, ये हमारे हर्सिनियन माउंटेन्स हैं, ये हमारे अपलेशियन माउंटेन्स हैं। ये माउंटेन्स जो थे वो तब बने जब पेंजिया बन रहा था, ठीक है। किसने? जो वैगनर महोदय थे, उन्होंने तो स्टार्टिंग ही अपनी थ्योरी की कही कि हमारा पेंजिया कार्बोनिफेरस में बन चुका था। मगर हम आज की स्थिति में देखें तो हमें पीछे तक का पता है, पुरातन पेलियोज्योग्राफी पता है, कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन तक का भी हमने अनुमान लगा लिया है। तो आज की स्थिति में अगर हम वैगनर महोदय की थ्योरी का अनुमान लगाएं, एनालिसिस करें, तो हम पाएंगे कि जो कैलिडोनियन माउंटेन जो हमारे बने थे, ठीक है, कब बने थे? पेलियोजोइक। किस में बने थे? पेलियोजोइक में बने थे हमारे। पेलियोजोइक जो एरा जो था हमारा, उसमें पेलियोजोइक में जो हमारे कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अपलेशियन, ये जो माउंटेन्स बने थे, इन माउंटेन्स की जो उत्पत्ति हुई वो गोंडवाना और लॉरेंशिया के पार्ट जो थे वो अपने पास पास आए, लॉरेंशिया के पार्ट पास पास आए और इनसे बनी, और पेंजिया के निर्माण से पूर्व बनी, मतलब निर्माण के प्रोसेस में बनी। और वो आज भी हमें कहाँ दिखाई देते हैं? आज भी हमारे जो कैलिडोनियन माउंटेन्स हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? हमारे पूरे तो पूर्वी तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड तक मिलते हैं, यहाँ नॉर्वे, स्वीडन तक मिलते हैं, यहाँ पे जो हमारा इंग्लैंड है, ये जो हमारा इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड के में और वेल्स में मिलते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि ये सारे के सारे पार्ट कभी एक जगह रहे होंगे। तो इसे कहते हैं भूवैज्ञानिक समानता। इसके अलावा देखिए क्या देखने को मिलता है कि देखिए यहाँ क्या बने? अल्पाइन ओरोजनी बनी। इस अल्पाइन ओरोजनी का ही क्या परिणाम थे? जो अल्पाइन ओरोजनी हमारी हुई, इस अल्पाइन ओरोजनी का ही परिणाम थे। उसके बाद जो एटलस बना हमारा, या हमारा जो हिमालय पर्वत बना, इन सबको अल्पाइन ओरोजनी का ही नाम दिया गया, ठीक है। तो अल्प्स पर्वत बने, तो ये सब एक जगह ही रहे होंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ सब जगह इनका विस्तार मिलता है। कैलिडोनियन है, यहाँ अपलेशियन पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। हर्सिनियन पर्वत हैं, तो हर्सिनियन पर्वत मिलते हैं। तो ये सब जो है वो इसी वजह से थे। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि देखिए ये हमारा अफ्रीका है और ये क्या है? हमारा दक्षिण अमेरिका। जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका अगर अलग अलग थे, ये दोनों पार्ट स्टार्टिंग से ही सेपरेट थे, तो इनके बीच में हमें पुराने महाद्वीपीय महासागरीय निक्षेप मिलने चाहिए। मगर क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि ये तो दोनों पास पास थे, और ये कब तक जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ? लगभग जुरासिक पीरियड तक जुड़े हुए थे। तो जब ये जुरासिक काल तक ये जुड़े हुए थे, ठीक है, तो मतलब 14.5 करोड़ से और हमारे कितने तक, सॉरी हाँ, हमारा जो है ये कब तक जुड़े हुए थे? जुरासिक पीरियड में जुड़े हुए थे हमारा ट्रासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, यानी 20.1 से लेके और 14.5 करोड़ वर्ष के बीच हम माने, तो इस बीच ये आपस में जुड़े हुए थे। इसलिए इनमें पुराने जो सागरीय निक्षेप जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। मतलब पहली बार अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच सागरीय जो निक्षेप मिलते हैं वो हमें मिलते हैं किसके? जुरासिक काल के, ठीक है। तो भूवैज्ञानिक समानता, जियोलॉजिकल सिमिलरिटी में दो एग्जांपल जो इन्होंने मेजर बताए वो ये थे कि हमारे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच हमारे सागरीय निक्षेप मिलते हैं जुरासिक काल में जाके, यानी कि इनके बीच में सेपरेशन कब हुआ? जुरासिक काल में, इससे पहले ये जुड़े हुए थे। तो एक साक्ष्य ये हमें दिखाई देता है कि ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो तीसरा जो हम देख के चले, तो हमें तीसरा अब हम बात करते हैं नवीन वलित पर्वतों की, ठीक है। दो साक्ष्य हो गए। तीसरा हम नवीन वलित पर्वत देखें तो हमारे जो हिमालय है, एटलस है, ठीक है, ये जो माउंटेन जो बने हमारे हिमालय, एटलस, एल्प्स जो ये बने, ये सब के सब जो थे हमारे वो माउंटेन्स कब बने? ये सब बने गोंडवाना लैंड और लॉरेंशिया के अलग अलग होने के बाद जब मूवमेंट हुई और इनकी विषुवत रेखा की ओर गति हुई होगी, तब ये जब आपस में टकराए तो उनसे बने। देखिए यहाँ से हमारा कभी इंडिया हमारा यहाँ रहा, ठीक है, अफ्रीका से जुड़ा रहा, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से जुड़ा रहा, इसके ऊपर ड्रिफ्टिंग होती गई और होते होते हमारा जो
इंडियन जो भाग है वो किससे जुड़ा, यूरेशिया से टकराया, और इसके टकराने से यहाँ पे हमारे क्या बने, हिमालय बने। यह बात आज हमें प्रूव होती है, नवीन वलित पर्वत ऐसे बने। तो तीसरा जो है हमारा वो क्या लेते हैं हम कि नवीन वलित पर्वत जो आज के हैं वो भी अपने आप में इसके साक्ष्य हैं। तो 3 साक्ष्य हमारे ये हो गए हैं, ठीक है। तो नवीन वलित पर्वत जो है वो हमारे इसके साक्ष्य हैं। इसके बाद हम देखें एक और जो साक्ष्य दिया इन्होंने, वो दिया इन्होंने पुरातन जलवायु, पेलियो क्लाइमेट, पुरातन जलवायु। अब पुरातन जलवायु क्या है, पेलियो क्लाइमेट। देखिए इनका तो सिद्धांत इस चीज पे टिका हुआ था कि भाई कार्बोनिफेरस काल में हमें क्या मिलता है, हमारे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण जो हमारा अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, इंडिया है, इसके ऊपर जो है टिलाइट निक्षेप, क्या आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था, टिलाइट निक्षेप क्या थे, हिमानीकृत निक्षेप थे। जो हिमानी अपरदन के बाद जो निक्षेप से बने थे वो हिमानीकृत निक्षेप थे। तो इसी वजह से चूंकि हमारा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, देखिए अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसीलिए यहाँ पे परिहिमानी निक्षेप मिलता है। क्यों हिमानी निक्षेप मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इनके आपस में जुड़ाव था। दूसरा हमारा ध्रुव, मैंने आपको बताया था कि हमारा ध्रुव अफ्रीका के डरबन के पास स्थित था, और इस वजह से यहाँ पे कभी शीत जलवायु रही थी, और इसीलिए सब में एक जैसे निक्षेप मिलते हैं। चौथी बात ये निकल के आती है। पांचवा जो निकल के आता है वो आता है हमें पूरा जीवाश्म। क्या निकल के आते हैं, पूरा जीवाश्म। इसके समर्थन में साक्ष्य बता रहा हूं मैं आपको कि क्या क्या साक्ष्य निकल के आते हैं, ठीक है। पूरा जीवाश्म, अब पूरा जीवाश्म क्या है, देखो पूरा जीवाश्म ये निकल के आता है कि हमारे जो अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ठीक है, भारत है, दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे कुछ जीव जो हैं वो एक जैसे मिलते हैं, एक जैसे जीवों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा एक जीव जो है इसमें वो क्या है, लिस्टोसोर्स, एक सरीसृप है। क्या है, लिस्टोसोर्स जो है वो एक सरीसृप है, और ये सरीसृप कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका, भारत और अंटार्कटिका में, ठीक है। ये देखें, ये हमारा मान लो लिस्टोसोर्स हैं। क्या है, लिस्टोसोर्स, ये हम बताता हूं, इनको लिखते हैं लिस्टोसोर्स। ये लिस्टोसोर्स क्या थे, हमारे मेसोजोइक काल के क्या थे, सरीसृप थे। मेसोजोइक काल में ये सरीसृप थे, और ये लिस्टोसोर्स जो थे वो ऐसे गति कर रहे थे कि ये इनके लिए एक अच्छा रूट क्या था कि अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका पास थे, इसलिए इनकी जो है गति आराम से संभव हो पा रही थी। तो तीनों जगह में लिस्टोसोर्स के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेसोजोइक काल का जो है वो एक और जो जीव है, क्या नाम था उसका नाम है दोस्तों मीजोसोर्स, ठीक है। तो जो मीजोसोर्स थे, क्या नाम था उनका, मीजोसोर्स। तो ये मीजोसोर्स नाम के जीव जो हैं वो भी कहां पे मिलते हैं, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में जीवाश्म में मिलते हैं इनके, ठीक है। पुरातन जीवाश्म में यहां मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक फर्न है, ठीक है, इस फर्न का नाम क्या है, ग्लोटोसोर्स, ठीक है। ये फर्न जो है हमारा, ठीक है, इस ग्लोसोप्टेरिस, नाम याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि पुरातन जीवाश्म थे। तो ग्लोसोप्टेरिस नाम का एक फर्न था, वो फर्न का मिलता है हमारा, ये देखिए, ये इसका रूट मैंने बनाया है, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहां पे मिलते हैं। तो इस आधार पे बताया गया कि पुरातन जो जीवाश्म हैं वो जो हमें मिल रहे हैं वो अलग अलग महाद्वीप में एक जैसे ही मिल रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण यही है कि ये महाद्वीप कभी जुड़े हुए थे, जिससे ये जो पुराने जो हमारे जीव थे ये इजीली आते जाते रहते थे, एक स्थल से दूसरे स्थल पे आ सकते थे। जैसे नई खोज जो हुई है उसमें क्या मिला है दोस्तों, कि नई खोज में जो हमारे अफ्रीका का जो तट है वहां पे, और हमारा जो गुजरात है यहाँ पे, दोनों जगह हमें जुरासिक काल के डायनासोर जो हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं। ये सबसे नवीन खोजों में पता चला है कि अफ्रीका के तट पे और हमारे गुजरात जो है यहाँ पे एक जैसे
साक्ष्य मिले हैं डायनासोर के। इट मीन्स कि हमारा इंडिया जो है वो कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तो ये हमारा पांचवा जो हो गया वो हो गया पूरा जीवाश्म। ठीक है, इसके बाद हम एक और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जंतुओं का व्यवहार देख सकते हैं। जंतुओं का व्यवहार कैसे, आज आपने सुना है साइबेरिया से आने वाले, ठीक है, जीव, ठीक है, साइबेरियन क्रेन जो आती है, वो पक्षी जो आते हैं हमारे, जिनको क्या बोला जाता है, साइबेरिया से आने वाले जो शीत ऋतु में यात्रा करते हैं, साइबेरियन क्रेन जो आती हैं वो देखिए। अब साइबेरिया कहाँ है हमारा, भाई साइबेरिया तो हमारा यहाँ है, ठीक है, और साइबेरिया से उड़ के इंडिया में कुछ जीव आते हैं, साइबेरियन पक्षी आते हैं, ठीक है, जो हमारा देखिए भरतपुर जो है राजस्थान का, वहाँ घना पक्षी विहार में आते हैं, साइबेरियन क्रेन आती है। वो कैसे आते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि कभी इन लोगों का जो आज भी व्यवहार वैसा, इसकी वजह ये है कि कभी ये जो है, ये जो ये पार्ट है, ये सब एक जगह थे, ठीक है, तो चूंकि पंजिया पूरा एक साथ बना हुआ था, तो ये सारे स्थलखंड एक साथ थे, इस वजह से इनका व्यवहार है। दूसरा, एक और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे लैमूर है, जीवाश्म में देखो आप, पूरा जीवाश्म में देखो, लैमूर जो जीव हैं वो हमारे मेडागास्कर और इंडिया में ही पाए जाते हैं। सिर्फ क्यों, क्योंकि मेडागास्कर 8 करोड़ वर्ष पूर्व तक इंडिया से जुड़ा हुआ था। तो लैमूर जो है आज भी जो मिलते हैं वो हमारे मिलते हैं मेडागास्कर और इसमें इंडिया में। और जो व्यवहार अगर हम बात करें, जो छठा है जंतुओं का व्यवहार या जीव जंतुओं का व्यवहार देखें, तो उसका एक फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है। जीव जंतुओं के व्यवहार की बात करें आज, तो उनका व्यवहार ऐसा है कि देखिए पहले जो जीव जो थे हमारे, इन जीवों का क्या था कि हमारा जो ये स्कैंडिनेविया जो है या नॉर्वे स्वीडन है, यहाँ पे एक जीव पाया जाता है लेमिंग नाम का। क्या है, लेमिंग नाम का जीव पाया जाता है। और इस लेमिंग का व्यवहार क्या है कि विशेष ऋतु में ये क्या करते हैं, पश्चिम की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ आके चूंकि यहाँ पे महासागर है, सागर है, तो उतनी दूर सागर वगैरह है, तो ये यहाँ आकर के इसमें डूब के मर तक जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जेनेटिकली ये आदत हुई रखी है कि इनका जो पहले ये भाग एक जगह थे, तो इनकी विचरण आसानी से होता था, और वो जीन एक दूसरे को कैरी करता जा रहा है। और इनका व्यवहार आज भी ऐसा है लेमिंग का कि ये एक विशेष ऋतु में पश्चिम की ओर प्रवास करते हैं, और इस प्रवास के कारण ये इस महासागर में डूब के मर तक जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि कभी, अब देखिए ये लॉरेंशिया का पार्ट है, तो ये लॉरेंशिया कभी एक जगह था। ठीक है, इस वजह से ही ये लेमिंग इधर जाते हैं। तो ये हमें साक्ष्य मिलता है किसका, जंतुओं का व्यवहार का। इसके बाद हम देखते हैं कोयला वितरण का। सातवां जो हमारा साक्ष्य है वो है कोयला वितरण। कोयला वितरण कैसे देखेंगे, देखिए आज जो कोयला के जो बड़े निक्षेप मिलते हैं, कार्बोनिफेरस काल के जो कोयला के निक्षेप मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं यूरेशिया में। ठीक है, और यूरेशिया किसका पार्ट था, लॉरेंशिया का पार्ट था। तो अगर हम देखें कि यहाँ की जो जलवायु है हमारा, जैसे इंग्लैंड है, देखिए यार जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके पीछे रीजन क्या था, कोयला की उपलब्धता ही था। तो चूंकि जो इंग्लैंड था और यूरोपीय जो कंट्री थे, इनमें कोयला के अच्छे भंडार थे, इस वजह से ही तो औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो जब कोयला यहाँ क्यों मिला, जबकि विषुवत रेखा जो है वो तो हमारी बहुत नीचे रह गई है, और ये तो जो है हमारे शीतोष्ण और शीत कटिबंध में है। अगर वहाँ शीतोष्ण शीत जलवायु रही है शुरुआत से ही, तो इसका मतलब तो यहाँ पे बड़े जो कोयला निक्षेप है वो हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि कोयला निर्माण की आदर्श दशा क्या है, उष्ण आर्द्र जलवायु है। इट मीन्स कि यह कभी जो कोयला है ये बनने के पीछे कारण है कि कार्बोनिफेरस काल में कभी जो हमारे जो इस भाग में उष्ण आर्द्र जलवायु रही होगी, किसमें, जहां आज यूरेशिया के पार्ट में कोयला मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कोयला जो वितरण है वह भी इसका एक साक्ष्य है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आठवां है वो अभी के वैज्ञानिक साक्ष्य में क्या है कि 1917 के बाद से और अब तक लगभग 100 वर्षों में हमने क्या किया है, ग्रीनलैंड का और अमेरिका के मध्य दूरी, ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका जो हमारा है, उत्तरी अमेरिका के मध्य गति का मापन किया है, उत्तरी अमेरिका के मध्य दूरी का मापन किया है पिछले 100 वर्ष में। तो पिछले 100 वर्ष में जब इसका मापन किया गया तो पता चला
कि हमारा जो ग्रीनलैंड है, ये देखिए जो ये ग्रीनलैंड है ये कंटिन्यू उत्तरी अमेरिका की ओर गति कर रहा है, और इसकी गति क्या है, इसकी गति की जो वो है 32 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा 32 मीटर की गति से, 32 मीटर प्रति वर्ष की गति से जो है हमारा जो ग्रीनलैंड है वो उत्तरी अमेरिका की ओर आज भी विस्थापन कर रहा है। तो हमारा ये साक्ष्य तो वैज्ञानिक साक्ष्य हो गया, क्योंकि हमने गणना की है, पिछले 100 वर्ष में इसकी गणना की है, और 100 वर्ष की गणना में हमें पता चला है कि 32 मीटर प्रति वर्ष की दर से किधर जा रहा है, हमारे उत्तरी अमेरिका की ओर जा रहा है। तो इन सब साक्ष्य को देख के हमें पता चलता है कि इन सारे साक्ष्य पता चलता है कि हमारा जो गोंडवाना और लॉरेंशिया जो था वो कभी एक थे, पेंजिया एक था, और हमारे जो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है वह किसी हद तक सही थी, क्योंकि वो आज भी हमें बहुत से साक्ष्य देती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इसके संबंध में, मतलब इसके समर्थन में दिए गए साक्ष्य। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इसके विरोध में दिए गए साक्ष्य। किसके में? अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी जो थी वह कैसे निरस्त की गई, या इसमें हमें क्या साक्ष्य जो है वो नहीं मिलते हैं, वह हम देखेंगे। मगर इसकी पॉजिटिविटी मैंने आपको बता दी। पॉजिटिविटी ये थी कि एक तो इन्होंने किसको दिया, कार्बोनिफेरस हिमानीकरण को अच्छे से समझा दिया, कोयला की उत्पत्ति को समझा दिया इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने महाद्वीप विस्थापन को बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पहले के वैज्ञानिक तो सिर्फ भूवेत्ता तो क्या कह रहे थे कि भैया स्थल और जल तो सीमित थे। ठीक है, ये इनके अच्छी बात थी, तो इन्होंने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट को बताया। मगर इसके कुछ दोष भी निकल के आते हैं, तो इनकी अवधारणा के हम पढ़ते हैं दोष। तो वैगनर की थ्योरी का दोष क्या थे, इसके डीमेरिट्स क्या थे, डीमेरिट। ठीक है, तो डीमेरिट्स में सबसे पहले जो बताया जाता है वो जिगसॉ फिट में भी दोष है। जिगसॉ फिट दोष क्या कहते हैं कि जब वैज्ञानिकों ने किसके आधार पे, जो उपग्रह अध्ययनों के आधार पे जब ब्राजील उभार को और गिनी की खाड़ी के उभार को जब आपस में इसकी जो बाउंड्रीज हैं, इनकी सीमाओं को पास लाने की कोशिश की, तो इन्होंने देखा कि लगभग 15 डिग्री का इनके बीच डिफरेंस रह जाता है। कितना? लगभग 15 डिग्री का इनके बीच डिफरेंस रह जाता है। ठीक है, मतलब इनमें जो अंतर है वो लगभग 15 डिग्री होता है, ये पूरी तरह एक दूसरे से फिट नहीं हो पाती हैं। और ऐसे ही इन्होंने बताया कि जो हमारी आज की संरचनाएं जो लगता है कि एक दूसरे में फिट हो सकती हैं, वह अगर जोड़ा जाए तो पूरी तरह फिट नहीं हुई है। तो हो सकता है महाद्वीपों का विस्थापन तो हुआ हो, मगर और भी कोई एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये महाद्वीप जो हैं वो एक जगह पास नहीं आ पाते हैं। तो इन्होंने इस कमी को क्या बोला, इस कमी को बोला कि इन्होंने महाद्वीपों का विस्थापन बताया, मगर सच क्या है, सत्य यह है कि महाद्वीप विस्थापित नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, विवर्तनिक प्लेट में विस्थापन होता है। किसमें? विवर्तनिक प्लेट में विस्थापन होता है। आज के वैज्ञानिकों ने यह कह के इसमें कमी बताया कि इन्होंने विवर्तनिक प्लेट के बारे में कुछ नहीं बताया, और जो महाद्वीप हैं वो किसके पार्ट हैं, विवर्तनिक प्लेट के पार्ट हैं। क्यों? कि इन्होंने बताया कि महाद्वीप विस्थापित हो रहे थे, लेकिन महाद्वीप ना विस्थापित होकर क्या होते हैं, विवर्तनिक प्लेट विस्थापित होती है। इस आधार पे पहली कमी इनकी बता दी गई। दूसरी कमी जो इसमें निकल के आई, इन्होंने बताया कि भाई, इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप हैं हमारे, वो किधर गति कर रहे थे, हमारे महाद्वीप गति कर रहे थे किधर, विषुवत रेखा की ओर। देखिए, विषुवत रेखा की ओर गति कर रहे थे, ये भी विषुवत रेखा की ओर गति हो रही है। अगर ऐसा था कि विषुवत रेखा की ओर ही गति हो रही थी, मतलब दूसरा दोष क्या करेंगे, विषुवत रेखा की ओर गति जो बताना है वह भी दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण क्यों है? दोषपूर्ण इसलिए है कि अगर सारे के सारे विषुवत रेखा की ओर ही गति कर रहे थे, तो फिर सारा का सारा लैंडमास विषुवत रेखा पे आके इकट्ठा हो जाना चाहिए था। ठीक है, ये ध्रुवों तक, ये उत्तर तक, देखो इतना उत्तर तक विस्तार क्यों है, इनका इतना उत्तर तक विस्तार क्यों, ये तो सब जगह आकर के और हमारी विषुवत रेखा पे पूरा का पूरा स्थल इकट्ठा हो जाना चाहिए, और एक गोल आकार भी ले सकता है। ठीक है, तो विषुवत रेखा की ओर गति हुई तो ये सारे एक जगह आ जाने चाहिए थे। तो दूसरा दोष ये बताया। तीसरा दोष बताया कि अगर इनकी गति टाइडल फोर्स के कारण पश्चिम की ओर हो रही थी, जैसे महाद्वीप पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहे थे, तो ये सारे के सारे महाद्वीप पश्चिम की ओर ही क्यों नहीं गए, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका ही क्यों गए। तो तीसरा बताया कि पश्चिम की ओर जो गति है वो भी दोषपूर्ण है।
ठीक है, तो पश्चिम की ओर गति जो है वो भी दोषपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा था तो सारे के सारे महाद्वीप पश्चिम की ओर चले जाने चाहिए थे। क्यों? इनका रीजन क्या दिया था इन्होंने पश्चिम की ओर गति का, कि जो टाइडल फोर्स था, सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल था, उसके प्रभाव में पश्चिम की ओर घूर्णन कर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती हुई हमारी जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी के ज्वारीय बल जो सूर्य और चंद्रमा का लग रहा था, इसके कारण इसके जो भाग थे, जो महाद्वीपीय भाग थे, वो पीछे छूट गए और पृथ्वी का जो है घूर्णन तेज था। तो अगर ऐसा था तो सारे के सारे भाग ही पश्चिम में क्यों नहीं चले गए? हमारे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ही क्यों गए? तीसरा दोष ये निकल के आया। चौथा दोष जो इनकी थ्योरी में था, वो चौथा दोष ये निकल के आता है कि जो इन्होंने जिस बल की संकल्पना दी थी, ज्वारीय बल, अगर हम ज्वारीय बल को ही मान लें कि इसके लिए जिम्मेदार था, तो ज्वारीय बल, आज जितना ज्वारीय बल हमें सूर्य और चंद्रमा का जो दिखाई देता है, उसका लगभग 1000 करोड़ गुना होना चाहिए था। कितना? 1000 करोड़ गुना ज्वारीय बल होना चाहिए था, तब जाकर के हमारा जो गोंडवाना और पेंजिया अलग हुआ, या हमारा जो इनकी जो पश्चिम की ओर गति हुई, यह आज के अगर हम महाद्वीपों को सरकाएं, अगर आज के महाद्वीपों का हम क्या करें, विस्थापन करें, आज के महाद्वीपों को अगर हम डिस्प्लेस करें, तो हमें 1000 करोड़ गुना ज्यादा ज्वारीय बल चाहिए, जो आज ज्वारीय बल हमें महसूस होता है। तो इतना ज्वारीय बल होना संभव नहीं है। अगर इतना ज्वारीय बल होता तो क्या होता? इतना ज्वारीय बल होता तो देखिए हमारी पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है। तो भाई महाद्वीपों पे थोड़ी ज्वारीय बल लगता, पूरी पृथ्वी पे ज्वारीय बल लगता, और इतना स्ट्रॉन्ग ज्वारीय बल तो हमारी पृथ्वी को घूमने से ही रोक देता। मतलब 1 साल के अंदर अंदर, 1 वर्ष के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन 1 ईयर अर्थ रोटेशन शुड बी स्टॉप्ड। पृथ्वी का जो रोटेशन है वो बंद हो जाना चाहिए, अगर इतना स्ट्रॉन्ग ज्वारीय बल था तो। ठीक है, तो ये हमारे इसने 4 दिए। इसके बाद उन्होंने बताया पांचवा दोष लेते हैं। पांचवा दोष क्या था कि इन्होंने वलन के बारे में जो था कि जो हमारा वलन क्या था, देखो इन्होंने बताया कि हमारे जो रॉकी, ये हमारे जो कौन से माउंटेन बने, एंडीज बने और रॉकीज माउंटेन बने। ठीक है, ये रॉकीज और एंडीज माउंटेन ऐसे बने कि जो हमारी सियाल परत जो थी, किसकी, महाद्वीपीय जो हमारी भूपरपट्टी थी, उसमें सियाल था, सीमा थे और निफे थी, और जो महासागरीय थी उसमें सियाल एब्सेंट था और सीमा थी। और उन्होंने बोला था, अपनी हाइपोथेसिस में इन्होंने कहा कि सियाल किसके ऊपर फ्लोट कर रहा था, सीमा पे, मतलब सियाल सीमा पे निर्बाध रूप से घूम रहा था, प्रवाह कर रहा था। मगर जब पर्वतों की उत्पत्ति की बात आई तो इन्होंने कह दिया कि भाई सियाल सीमा से टकरा गया। महासागरीय जो सीमा, जो पेंथालासा की जो सीमा थी, उससे हमारे महाद्वीपीय सियाल का टकराव हुआ और उससे फोल्डेड माउंटेन्स बने, जैसे रॉकीज एंड एंडीज। तो ये तो विरोधाभासी बात हो गई। अगर सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा था तो टक्कर कैसे होगी? जैसे ये है, अगर मैं ये लेता हूं, ये हमारी क्या है, सीमा है, ठीक है, और ये हमारी सियाल है। अगर ये सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रही है तो ये टक्कर कैसे हुई? वो तो टक्कर तो तब हो सकती है जब दोनों एक ही प्लेन में हो, ठीक है, तो टक्कर संभव ही नहीं थी। तो ये भी साक्ष्य इनका जो है वो इसमें गलत हुआ। तीसरा हम देखें, अगर सियाल जो है वो भी दृढ़ थी और सीमा भी दृढ़ थी, इन्होंने कहा कि सियाल कठोर सीमा पे तैर रहा था, तो सीमा अगर कठोर थी, सियाल भी कठोर था, तो ये फ्लो कैसे कर सकता है? अब भाई कठोर भाग के ऊपर कैसे तैरेगा? इसका मतलब तो सीमा जो है वो तरल होनी चाहिए थी, तरल भाग के ऊपर ही तो दृढ़ भाग तैर सकता है। तो ये बात भी गलत हुई। तो हमारा जो ये साक्ष्य जो था सियाल और सीमा को लेकर के क्या था, सियाल और सीमा के तैरने को लेकर था, ये हमें इसमें दोष दिखाई देता है। छठा जो हमारा जो है वह समय को लेकर भी रहता है। क्या? समय को लेकर के दोष रहता है। क्या? कि इन्होंने बताया कि कार्बोनीफेरस काल में आके पेंजिया बन गया, और उसके बाद के जो पर्वत निर्माण हुए वो भी इन्होंने बता दिए कि भाई कैसे रॉकीज बना, एंडीज बना और हमारे हिमालय बना, अल्पाइंस बना। पर उन पर्वतों का क्या जो हमारे कार्बोनीफेरस काल से पहले ही बन चुके थे। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि प्री कार्बोनीफेरस, जो कार्बोनीफेरस काल जो था उससे पहले हमारी पृथ्वी कैसे थी। मतलब
प्री कार्बोनिफेरस ये बताया कि पृथ्वी जो थी वो कार्बोनिफेरस काल से पहले कैसी थी। ये नहीं बता पाए कि अगर पेंजिया बना था तो पेंजिया बना कैसे, पेंजिया बनने की कोई प्रक्रिया भी रही होगी। और जो हमारे कैलिडोनियन माउंटेन्स हैं, अपलेशियन है, हर्सिनियन माउंटेन्स है, ये कैसे बने, ठीक है। गोंडवाना लैंड और लोरेंशिया जो थे वो कैसे बने, इस चीज को ये नहीं बता पाया। तो समय को लेकर के भी हमें इसमें दोष दिखाई देता है, ठीक है। तो ये दोष हमें इसके दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम देखें, इसके एक सातवां दोष हम ये देखें कि जो माउंटेन्स जो बने, जो ओरोजनी जो हुई हमारे, जो माउंटेन्स की जैसे अपलेशियन था, कैलिडोनियन था, ठीक है, इन माउंटेन्स को जो हमारे प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स जो थे या जो हमारे कैम्ब्रियन टाइम के जो माउंटेन्स थे, इनके समय की अवधारणा को भी ये नहीं समझा पाए कि कैसे इनमें क्या समय था और ये कैसे मिले थे। दूसरा, अब इसके साथ साथ एक और हम लें तो ये मान सकते हैं क्या कि भाई अगर कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया बना, ठीक है, तो पेंजिया के बनने के से पहले ऐसा क्या बल था जो इनको जोड़ के रखा हुआ था, क्योंकि कार्बोनिफेरस के बाद जाकर के बोल रहा है कि पेंजिया में विखंडन हुआ, गोंडवाना और लोरेंशिया, और तभी ज्वारीय बल क्यों लगा। भाई ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन बल तो पृथ्वी पर पहले से भी थे, पहले भी लग रहे होंगे, तो ऐसा कौन सा बल था जिसने पेंजिया को पहले बना के रखा। अगर इनके अकॉर्डिंग माने कि पृथ्वी के निर्माण से लेके और कार्बोनिफेरस युग तक का जो भाग था उसमें अगर पेंजिया ऐसा का ऐसा ही था, बस विघटन कब हुआ, कार्बोनिफेरस में बाद स्टार्ट होता है, तो ऐसा क्या बल था जो इनको जोड़े हुए था, किसको, पेंजिया के सारे भाग जोड़े हुए था, चाहे वो लोरेंशिया हो चाहे गोंडवाना हो, तो उस बल के बारे में भी ये नहीं बता पाते हैं। तो मैं सातवां जो हम है वो ये लेंगे कि बल जो था, बल जो पेंजिया को पहले जोड़े हुए रखता था, पेंजिया के जुड़ाव के लिए आवश्यक था, वो कौन सा बल था। तो कौन सा बल था जो पेंजिया को जोड़े रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो इस तरीके से मैंने आपको इसमें 7 दोष बताए हैं। ये हमारे अल्फ्रेड वेगनर की कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के दोष हैं, ठीक है। ये कमियां रह गई थी, इनको आगे के वैज्ञानिक सुधार करेंगे। जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है हमारी, सागर नितल प्रसरण है, ये हमें बताएंगे कि कैसे ये सारी कमियां जो हैं वो दूर की जा सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का अल्फ्रेड वेगनर ने किस तरीके से विश्लेषण प्रस्तुत किया और उसके लिए उन्होंने क्या क्या बाद में साक्ष्य जो हैं वो आज दिखाई दिए और क्या क्या उनके दोष थे। दोनों वीडियोस में मैं आपको अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी कंप्लीट करा चुका हूँ। मानता हूँ थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मगर आप चूंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल का नाम है ज्योग्राफी जुनून, तो आपको डिटेल में पढ़ना बनता है। अब इसमें आप चीज़ों को याद भी रख पाएंगे। देखिए एग्जाम में आप जाते हैं, जब आप इतना पढ़ते हैं तो इतना ही याद रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। बुक्स में आप जब पढ़ेंगे, जब देखेंगे, तो आपको ये सब चीजें इजीली समझ में आएंगी और आपको याद भी रहेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा कनेक्ट कर पाएंगे कि किस किस तरीके से ये प्रोसेस चला। तो इसलिए दोस्तों ऐसा ना सोचें कि मैं बहुत डिटेल हो रहा है या बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप चूंकि यूजीसी नेट करने जा रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, आप यूपीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लिखने जा रहे हैं, साथ में आप प्री भी अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो इन्हीं में से फैक्ट्स जो हैं वो आपके प्री एग्जाम में आते हैं। तो आप डिटेल में पढ़िए, नो प्रॉब्लम। समझा तो मैं आपको रहा ही हूं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर कुछ भी पूछना है कमेंट कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो आ रहा है हमारा वो आएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो छठा जो हमारा महाद्वीप महासागरीय नितल सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी, जो हमारा सबसे नवीन सिद्धांत है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।